नमस्कार दोस्तों, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथी लोगों को मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आज अपनी क्लास लाइव नहीं हो पाई, तो फिर मैंने सोचा क्यों न अपन एक दिन का समय खराब ना करते हुए और अपन क्या करते हैं, रिकॉर्डेड क्लास डाल देते हैं ताकि आपको सोल्यूशन तो सही समय पर मिले। और कल अपना जो टेस्ट रहेगा, जैसे आज रीट लेवल 2 के 19 नंबर टेस्ट की बात करते हैं और कल आपका रीट लेवल 1 का 19 नंबर टेस्ट रहेगा और बाद में रीट लेवल 2 का 20 नंबर और रीट लेवल 1 का 20 नंबर। तो आइए सभी साथी देखिएगा, अपन रीट लेवल 2 के 19 नंबर टेस्ट की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा गया है कि 2 की पावर 5 फिर डिवाइड फिर 2 की पावर 8 और बाद में क्या लगा हुआ, ब्रैकेट लगा हुआ है और फिर आगे बोलो पावर कितनी है 5, फिर इनटू फिर 2 की पावर -5 का मान बताओ। इस इक्वेशन को अपने को सरल करना है। तो देखिए साहब, यहां से अपन जब चर्चा करते हैं तो 2 की पावर 5 है, मैंने ये लिख दिया 2 की पावर 5। फिर यहाँ पे क्या है, डिवाइड का साइन लगा हुआ है और आगे लिखा 2 की पावर 8। तो बटे में बोलो कितना कर देता हूँ, 2 की पावर 8 कर देता हूँ। और इसकी घात कितनी है, इसकी घात कितनी है 5 है। ब्रैकेट के ऊपर घात कितनी है 5, इसका मतलब 5 की घात भी बोलो, आगे घात 5 है तो बोलो कितनी होगी 25। और यहाँ बोलो 8, घात कितनी है 5, तो आगे बोलो 8 इंटू 5 कितना हो गया 40। इंटू बोलो क्या लिखा है 2 की पावर -5। आगे सरल करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 की पावर 25 और नीचे 2 की पावर 40 है, इसका मतलब 25 है ऊपर और नीचे 40 है, तो बोलो क्या बचा 1/2 की पावर 15 बच गया। यहाँ बोलो क्या है 2 की पावर 5 माइनस में है ऊपर, बटे में लेके आएंगे, घात क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ नीचे आधार दोनों जगह क्या है 2 है, घातांकीय संख्या के अंदर आधार आपका बेस है वो 2 है। पावर कितनी है यहाँ पे 15 और यहाँ क्या है 5 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो देखिए 1 और 2 की पावर बोलो कितनी आ गई 20। यहाँ तक अपन सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपन ऑप्शन के ऊपर नजर लगाते हैं। तो देखिए 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर -20, 2 की पावर 40। इसका मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ बटे में क्या है 2 की पावर 20 है तो ऊपर जब जाएगी तो बोलो घात क्या हो जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी, यानी 2 की पावर -20 लिखेंगे तो 2 की पावर -20 आपके 3 नंबर ऑप्शन में है, तो 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका 3 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, आपको व्यंजक दिए गए हैं और घटाने हैं इसमें से, ठीक है, माइनस करना है। दिया गया है कि 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y, यानी इसमें से ये घटाना है 5x² - 4y² + 6y - 3 को घटाना है। तो जैसे अपन माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ फिर क्या हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब चाहे ऐड भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7x², यहाँ पे माइनस का 5x², बोलो क्या आएगा 2x², 2x², 2x² तीनों में और आगे चलना पड़ेगा। या माइनस का 4xy, इधर कोई xy का पद नहीं है, इसका मतलब -4xy आएगा, इसमें -4xy यानी दोनों में तीनों में ही है। फिर देखो यहाँ चर्चा करते हैं 8y² है, यहाँ बोलो प्लस का 4y² है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 12y² प्लस का होगा, प्लस का 12y², इन दोनों के अंदर आई नहीं तो ये दोनों ऑप्शन चले गए। अभी तक अपन ये नहीं कह सकते कि 1 नंबर का ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपका एक ऑप्शन नन ऑफ दीज का दिया हुआ है, तो हो सकता है आपका 4 नंबर भी हो जाए और आगे चलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ 5x है, आगे इधर कोई x का पद नहीं है तो यहाँ आपका प्लस का 5x आ गया। फिर देखिए यहाँ -3y या -6y, इसका मतलब -9y, और फिर वहाँ प्लस का 3 है तो आपका 1 नंबर का ऑप्शन रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर का ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, a की घात 4 - b की घात 4 के गुणनखंड बताइए, फैक्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों किस तरीके से निकालेंगे, यानी आप ये इतना तो जानते हैं कि a² - b² बराबर क्या होता है, यानी a + b × a - b लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यदि इसको इस तरीके से लिखूं थोड़ा सा कि a² और इसका क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं, और फिर माइनस क्या कर दूं b² और इसका क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं, और ये लीजिए साहब इस तरीके से हो गया। यानी आप इसको a मान लो पूरे को, या फिर आप इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो क्या हो जाएगा, यानी इसका क्या करो a + b और a - b होता है। तो देखिए साहब a² - b², फिर बोलो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका a² + b², ये हो गया। अब देखिए आप यहां तक देखते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि साहब ये तो ऑप्शन में मिला ही नहीं,
तो आप किस तरीके से करेंगे, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, और आगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो साहब। अब आप ये ऑप्शन में देखो, आपके सी ऑप्शन में है, तो आपका राइट आंसर प्यारे साथियों क्या रहेगा, 3 नंबर के अंदर आपका 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि दी गई समीकरण को यानी निम्न इक्वेशन को आप सोल्व कीजिएगा। यानी यहां पे आपको इक्वेशन क्या दी गई है, 3 ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है x माइनस 5 बराबर आपको 21 दिया गया है। तो देखिए मल्टीप्लाई करता हूं, 3x हुआ, ये लीजिए, माइनस का साइन है, ये लीजिए, 3 इंटू 5 कितना आ गया, 15 आ गया आपका, बराबर बोलो क्या आ गया, 21। ये इधर जाएगा 15, तो इधर माइनस का है, राइट साइड में जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3x बराबर 21 प्लस 15 करूंगा, आपका मान आ जाएगा साहब 36 और x मान आ जाएगा आपका 12, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ गई साहब, 12 आ गई, जो आपके 2 नंबर ऑप्शन में है। तो 4 का आपका राइट आंसर रहेगा 2 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 के गुणनखंड होंगे। ठीक है, ऑप्शन से करते हो तो डायरेक्ट करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो साहब, पहला ऑप्शन लेता हूं, एक्स को एक्स स्क्वायर से किया, बोलो क्या आएगा आपका, एक्स क्यूब आएगा। फिर देखिए इस एक्स को इससे करता हूं, बोलो क्या आएगा, प्लस का आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर बोलो इसको इससे करता हूं, बोलो क्या आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा। फिर देखिए -2 को इससे करता हूं, तो बोलो क्या आ गया आपका, -2x स्क्वायर, बोलो क्या आ गया, -2x स्क्वायर आ गया। फिर देखिए इसको इससे करता हूं, तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे प्लस का x है, तो बोलो माइनस का 2x आ गया। फिर देखिए इस -2 को इससे करता हूं, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और बोलो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यूब का ये लीजिए, एक्स स्क्वायर का एक पद ये है, एक ये है, तो यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर है, माइनस का x स्क्वायर आ गया। यहाँ पे प्लस का 2x है, यहाँ पे माइनस का 2x है, कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 4 बचा। यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, 1। या फिर दूसरे तरीके से यहाँ पे आप निकालेंगे तो आपका यहाँ बोलो क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि एक तो व्यंजक आपका क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 की पावर 3, 8, फिर 2 की पावर 4 यानी 8, यहाँ आपका 4 आ गया, -4 8 हो गया, माइनस का 8 हो गया, इधर 8 हो गया, बोलो क्या हो गया, 0। तो आपका एक क्या आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। फिर अगला आप इस तरीके से नेक्स्ट निकाल सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और इसके अंदर एक अलग विधि भी आपको बताई थी मैंने, यदि आपको ध्यान है तो पीछे के टेस्टों में। एक बाग में 2025 पौधे हैं, इस प्रकार लगाए जाते हैं, इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। इसका मतलब क्या कह रहा है, यदि पौधे x हैं तो पंक्ति भी बोलो क्या है, x। ठीक है, तो देखिए साहब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2025 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको x का मान निकालना है, बोलो कितना आ जाएगा, 45। आपसे क्या पूछा जा रहा है, पंक्तियों की संख्या बताइए, यानी नंबर्स ऑफ रो पूछी जा रही है आपको। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 45। क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर, 45। यदि मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछता कि बताओ पौधों की संख्या, तो भी आपका आंसर क्या रहता, 45। 45 ही पंक्तियां हैं और 45 ही पौधे हैं। यदि मैं बात करूं इस तरीके से कि ये आपकी मान लीजिए इस तरीके से 45 पंक्ति होगी, और इसी तरीके से आपके 45 क्या हो गए, इन पंक्तियों के अंदर पौधे हो गए, तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे टोटल संख्या, 45 × 45 करते हैं, आपका मान आ जाता है 2025। आगे चर्चा करता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है कि किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में 20% क्या है, एल्कोहल है। यानी 15 लीटर आपका मिश्रण है साहब, ये लीजिए 15 लीटर आपका क्या है, मिश्रण है, इसमें बोलो क्या है, 20% एल्कोहल है, और शेष क्या है, जल। इसका मतलब आप समझे कि 20% तो क्या है, एल्कोहल है, ये लीजिए साहब, और 80% क्या हो गया, यानी जल हो गया। 80% क्या हो गया, जल। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। क्या मिलाया जाता है, 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। तो इस मिश्रण में एल्कोहल की आपसे पूछी जा रही है कि प्रतिशत, यानी एल्कोहल का प्रतिशत मान क्या होगा। तो देखिए प्यारे साथियों, यदि मैं 20% की बात करता हूं तो 20/100, इसका मतलब इसका फ्रैक्शन रूप क्या रहेगा, 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 3 लीटर तो साहब क्या है, एल्कोहल, यानी 15 का 1/5 निकालेंगे 3 लीटर आएगा। 15 में से 3 लीटर एल्कोहल है, तो बोलो 12 लीटर क्या रहेगा, जल रहेगा। बोलो क्या रहेगा, 12 लीटर जल रहेगा। अब क्या कह रहा है कि 3 लीटर पानी और मिला दिया, इसका मतलब इसमें क्या कर रहा है, 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। ठीक है, अब आपसे एल्कोहल की प्रतिशतता पूछी जा रही है
क्या एल्कोहल के अंदर कुछ मिलाया गया है? नहीं मिलाया गया। तो बताओ एल्कोहल कितना है? 3 लीटर। तो ये लीजिए। अब आपका टोटल मिश्रण कितना है? आप पहले कितना पढ़ रहे थे? 15 लीटर। अभी आपका क्या मिला दिया? 3 लीटर जल और मिला दिया, यानी टोटल मिश्रण तो कितना हो गया? 18। यदि आप इस तरीके से देखें तो 12 लीटर और 3 लीटर, 15 लीटर पानी है और कितना? 3 लीटर एल्कोहल है। तो टोटल मिश्रण कितना है? 18 लीटर है। ये लीजिए, इनटू बोलो क्या कर दिया साहब? 100 कर दिया। परसेंटेज में आपको मान निकालना है। 3 से कैंसिल आउट करता हूं इसको 6 आता है, 2 से करता हूं साहब 3 आता है, 2 से इसको काटता हूं 50 आता है, 50/3 करूंगा साहब 16 सहित 2/3% आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो एल्कोहल का जो प्रतिशत मान रहेगा वो आपका क्या रहेगा? 16 सहित 2/3%। तो 7 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर रहेगा आपका 3 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं इसी क्रम में, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है कि यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए यदि आप रेट आर मानते हैं तो समय भी आप क्या मानेंगे? आर मानेंगे। ठीक है, फर्क कितना ही रहेगा? आर प्रतिशत। दर पूछूंगा आर प्रतिशत, समय पूछूंगा आर वर्ष। यदि आप समय टी लेते हैं तो आपको रेट क्या लेनी पड़ेगी? टी प्रतिशत लेनी पड़ेगी। बात समझ गए मेरी? अब आगे क्या बोल रहा है कि x रुपए का साधारण ब्याज कितना है? y रुपए, और y रुपए का साधारण ब्याज कितना है? z रुपए। तो निम्न में से आपका कौन सा कथन सत्य है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक कथन सत्य है, बाकी 3 आपके असत्य हैं। जहां पे आप ये ध्यान देंगे इस प्रकार के प्रश्नों में कि आपसे कई बार सत्य है, सत्य नहीं है, इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। तो देखिए रुपए कितने हैं? x, ये लीजिए। दर मैं r लेता हूं, समय भी मेरे को r लेना पड़ेगा, बटे क्या कर दिया? 100। ये आपने क्या किया है? मूलधन x है और r कर दिया दोनों जगह। ये आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो यानी x रुपए का साधारण ब्याज कितना है? y रुपए है। मैंने क्या किया साहब? बराबर y कर दिया। एक बात तो ये है, मैंने गणितीय रूप में लिख दिया इसको। दूसरा कह रहा है कि y रुपए का साधारण ब्याज, y रुपए और r रेट कर देता हूं और r ही क्या कर देता हूं? समय कर देता हूं, बटे 100 बराबर बोलो कितना? z, यानी y रुपए का साधारण ब्याज z दिया है। यहां से आपको इनका क्या करना है? रिलेशन निकालना है। तो देखिए साहब मैं क्या करूंगा, ये देखिए मैं इस तरीके से करूंगा कि आर स्क्वायर का मान रख, आर स्क्वायर का मान यहां से निकाल लो, आर स्क्वायर का मान यहां से निकालो, दोनों मानों को बराबर रख दो। ठीक है, तो देखिए यहां से आप आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आप कहेंगे कि सर 100 को इधर ले जाओ तो आपका 100 वाई हो गया, इस x को बटे में ले आओ, ये आर स्क्वायर का मान आ गया। यहां से और निकालिए साहब, आप आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 100 z हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बटे में y आ जाए। इसका मतलब ये भी आर स्क्वायर का मान है, ये भी आर स्क्वायर का मान है, तो क्यों ना इन दोनों को बराबर रख दिया जाए? बराबर रख दे, चलो रखिएगा। 100y बटे बोलो क्या है साहब? x है। ये देखिए x लिख दिया, इधर है 100z बटे y, 100 से 100 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये लीजिए ये आ जाएगा y स्क्वायर और ये इधर z है इधर x है, बोलो क्या आ जाएगा? zx। यानी आपका जो रिलेशन निकल कर आएगा वो इन दोनों में क्या आएगा? y स्क्वायर बराबर zx। तो आप ऑप्शन देखिएगा 8 के अंदर आपका 4 नंबर का ऑप्शन ये कहता है कि इनमें जो संबंध है वो y स्क्वायर बराबर zx। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 4 नंबर का ऑप्शन रहेगा। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको ये कहता है कि 5000 रुपए का 4% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए यदि कंडीशन आपको क्या दी गई है कि यदि ब्याज क्या हो? 6 माही जोड़ा जाता है। इसका मतलब 6 माही है तो दर बोलो कितनी हो जाएगी? आधी, 2%। समय यहाँ पे 1 वर्ष है, समय क्या हो जाएगा साहब? 2 वर्ष। समय क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। अब देखो किस तरीके से निकालते हैं। अब एक तरीका तो वो आपका रहेगा मिश्रधन निकाल लेंगे, फिर वहां से क्या करेंगे यानी मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 घात समय, इस तरीके से निकालेंगे। लेकिन सीधे तरीके से कैसे करें? इस परसेंटेज को अपन किस रूप में लिखते हैं? फ्रैक्शन में। तो देखिए 2 बटे बोलो क्या आ जाएगा आपका? 100। इसका मतलब 1 बटे क्या हो गया? 50 हो गया। 1 बटे क्या हो गया? 50। यानी 50 से बोलो कितना हो गया? 51। समय कितना है? 2 वर्ष। तो इसकी घात कर दो 2, बोलो कितना आ जाएगा? 2500। घात कर दी, इसकी भी घात 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 2601 आ जाएगा। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि मूलधन 2500 है, ब्याज कितना, वो मिश्रधन कितना है? 2601। यदि मैं पूछूं कि ब्याज कितना है, आप कहेंगे सर 2601 में से 2500 माइनस कर दो, 101 रुपया। यानी अपन कहेंगे मूलधन 2500 है, मिश्रधन 2601 है, ब्याज कितना है? 101 रुपए। लेकिन प्रश्न के अंदर क्या कहा जा रहा है कि मूलधन कितना है? 5000 रुपए। अपन क्या कहते हैं? 2500। तो 2500 बराबर बोलो क्या रख दूंगा? 2500 बराबर क्या रख दूंगा? 5000।
1 यूनिट का मान निकाल लो, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, यदि आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछा जा रहा है, वो चक्रवर्ती मिश्रधन पूछा जा रहा है, तो 2601 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5202 आ जाएगा। आपसे तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, कितना है 101, तो 1 यूनिट का मान कितना निकाला, 2 निकाला, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मान कितना आ जाएगा आपका 202 रुपए। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 नंबर के अंदर 2 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, आई नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि x अनुपात y 3:4 है तो 2x प्लस 3y अनुपात 3y माइनस 2x का क्या निकालो, मान निकालिए, रेशियो निकालिए। तो देखो 2x प्लस 3y बटे क्या है 3y माइनस 2x, x का मान रख दो 3, y का मान रख दो 4, तो 3 रखूं, बोलो ये कितना हो गया 6, प्लस y का मान 4 रखूं, ये कितना हो गया 12, यहाँ पे y का मान कितना रखूं 4, 4 इंटू 3 12, माइनस x का मान कितना रखूं 3, 3 2 6, 12 6 बोलो कितना आ गया 18, 12 माइनस 6 नीचे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ये लीजिए 3/1 आ जाएगा, रेशियो क्या निकल कर आ जाएगा 3:1 आ जाएगा, जो आपके 10 के अंदर 4 नंबर ऑप्शन में है। आगे बढ़ता हूं, आई क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि 144 पेन बेचने पर मोहन को कितने पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो कितने पेनों के बराबर 6, और 144 और 6 कितने हो गए 150 हो गए, इंटू बोलो क्या कर दिया 100, ये आपका क्या आ जाएगा हानि प्रतिशत मान आ जाएगा, यानी 50 से काटता हूं 3, 50 से काटता हूं 2, 3 से काटूंगा इसको 2, 2 इंटू 2 आपका 4% आ जाएगा। आपका राइट आंसर रहेगा 11 के अंदर 2 नंबर का ऑप्शन आपका सही रहेगा, यानी 4%। जब भी आपके किसी क्वेश्चन का आंसर 1 से लेकर 4 तक आता है तो आप ये ध्यान रखें कि आप डायरेक्ट ओमर शीट के अंदर 4 नंबर का ऑप्शन ना भरे, पहले आप ये देख लीजिए जो आपका आंसर आ रहा है वो आपके किस ऑप्शन में है। जैसे आपके इस क्वेश्चन का आंसर 4 आया, क्या आया आंसर 4 आया, लेकिन आप जल्दबाजी के अंदर 4 नंबर ऑप्शन ना भर दें, क्योंकि आपका जो आंसर 4 है वो 2 नंबर ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, आंसर आपका 4 आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर कह रहा है कि दो सर्वांग कोणों में से एक की माप कितनी है 70 डिग्री है, तो दूसरे कोण की माप कितनी रहेगी। सर्वांग सम का अर्थ क्या है, यानी हर एक, यानी सर्व का अर्थ मतलब सभी, यानी अंग भाग, और बोलो सम का अर्थ समान, सभी अंग क्या हो या फिर सभी भाग क्या हो समान। तो जब एक की माप कितनी है 70 डिग्री, तो दूसरे की भी बोलो क्या रहेगी 70 डिग्री रहेगी, तो आपका राइट आंसर 12 के अंदर क्या आ जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साहब, आइए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है प्यारे साथियों कि बीसी ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करनी है, बीसी ज्ञात करनी है। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ एडी आपको ऊंचाई कितनी दी गई है 3 दी गई है, तो यहाँ पे अपन किस तरीके से निकालेंगे, देखिए प्यारे साथियों 1/2 आधार आपको यानी बीसी आपको निकालना है, इंटू ऊंचाई आपकी कितनी है 3, बराबर बोलो कितना हो गया 36। देखिए 3 से काटूंगा बोलो कितना आ जाएगा 12, बीसी बराबर ये 2 इधर है 12 इंटू 2 आपका कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो आपके 1 नंबर ऑप्शन में है। 13 के अंदर आपका राइट आंसर रहेगा 1 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि दूरी 352 मीटर दूरी तय करनी है, और पहिया कितने चक्कर लगाएगा। जब पहिया एक चक्कर लगाता है तो जो दूरी तय करता है वो उसकी परिधि के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, परिधि के बराबर। तो देखिए साहब, जब पहिए की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या रहेगी 2πr, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू बोलो कितना आ गया 28। ये बोलो प्यारे साथियों क्या रहेगी, क्या रहेगी, इसकी परिधि रहेगी, यानी एक चक्कर में तय दूरी। अपने को चक्रों की संख्या देखनी है, तो यहाँ बोलो 352 मीटर, यहाँ सेंटीमीटर में है या मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल दो। इसका मतलब 352 इंटू मैंने क्या कर दिया 100, और ये लीजिए साहब सेंटीमीटर। एक चक्कर में तय दूरी बोलो क्या रहेगी 2 इंटू 22/7 इंटू बोलो क्या आ जाएगा 28, और आगे क्या आ गया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। जब चक्रों की संख्या आप पूछे या कितनी बार घुमाना पड़ेगा तो उसके आगे किसी प्रकार का मात्रक नहीं होता है। आप देख भी सकते हैं यहाँ आपका मात्रक नहीं बच रहा है। अब देखिए कैंसिल आउट करते हैं, 7 से कैंसिल आउट करता हूं, बोलो कितनी बार 4। 352 को 22 से कैंसिल आउट करता हूं, 22 इंटू 1 22, 35 के अंदर भाग दिया 13 बच गए।
आगे आ गया 2, 132, 22 इंटू 6 132। 4 से काटूंगा बोलो कितना आ जाएगा 4, 2 से काटूंगा इसे 2, 2 इंटू 100, इसका मतलब 200 बार घुमाना पड़ेगा, यानी 200 बार घुमाना पड़ेगा। आपका राइट आंसर रहेगा 14 के अंदर 4 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये कहता है कि वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वर्दी, यानी कोई संख्या जिसके 1/5 भाग में क्या कर दी जाती है 4 की वर्दी, उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है। तो मैं संख्या क्या मान लेता हूं, x वो संख्या मान लेता हूं। तो देखिए प्यारे साथियों, x संख्या इसका 1/5 भाग करूंगा x/5 हो जाएगा, इसमें 4 की वर्दी, ये मैंने 4 की वर्दी कर दी। अब बोल रहा है कि उसी संख्या के 1/4 भाग में, यानी ये संख्या है इसका 1/4 भाग, इसमें क्या कर दी जाए 10 की कमी, ये किसके, ये दोनों क्या है बराबर। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए प्यारे साथियों किस तरीके से, यानी इस x/5 को इधर ले जाता हूं तो आपका मान क्या आ जाएगा x/4 माइनस बोलो क्या आ गया x/5, ये -10 है, इधर आएगा प्लस का 10 हो जाएगा, बोलो मान क्या आ गया आपका 14 आ गया। ठीक है, यहां से जब मैं और आगे सोल्व करता हूं, ये मैंने 14 लिख दिया, बराबर का साइन लगा दिया। एलसीएम लेता हूं कितना आएगा 20, 4 और 5 का एलसीएम कितना आ गया 20 आ गया। 4 का 20 के अंदर भाग दूंगा 5x आएगा, फिर 5 का दूंगा 20 के अंदर 4x, 5x माइनस 4x बोलो कितना आ जाएगा x। x का जब आपको मान निकालना है या तो 14 इंटू 20 बोलो कितना आ जाएगा आपका 280। वो संख्या आपकी क्या रहेगी प्यारे साथियों 280 रहेगी, जो आपके 1 नंबर ऑप्शन में है। तो 15 के अंदर आपका 1 नंबर का ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या। आप यहां से मान निकालिएगा, यहां दिया हुआ है एंड रूट के अंदर आपका 0.0। तो देखिए प्यारे साथियों, इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूं 9/100 लिख सकता हूं, और किसके अंदर रूट के अंदर आपका मान आ जाएगा 3/10, यानी 3/10 का मान क्या आ जाएगा 0.3। तो इसका मान आपका कितना आया 0.3 आ गया। ठीक है, यदि मैं इसकी बात करूं तो देखिए 64 इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1000 लिख सकता हूं, 1000 लिख सकता हूं। इसका घनमूल है, इसका क्या है घनमूल, इसका मतलब क्या आ जाएगा 4/10 आ जाएगा, यानी इसका मान क्या आ गया 0.4 आ गया। ये आपको 0.5 दे रखा है, ये आपको 0.3 दे रखा है। 3/5 का मान निकालूंगा 0. क्या आ जाएगा 6। आपसे पूछा है कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, तो आप देख सकते हैं 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। तो बड़ी संख्या आपसे पूछी जा रही है तो 3/5 रहेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3/5। यदि इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा जाता कि सबसे छोटी संख्या क्या आती है, तो आपका ऑप्शन 1 नंबर का ऑप्शन हो जाता। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या है कि आपके ऑप्शन के अंदर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्या वाले 8 छोटे ठोस गोलों में ढाला जाता है। तो इसे प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी होगी। पहले तो आपको इस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन की भाषा क्या कहती है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बड़ा गोला है, ठोस गोला है, उस गोले को क्या है पिघला दिया, बाद में रूप किसका दिया जा रहा है गोले का ही रूप दिया जा रहा है, लेकिन उस बड़े गोले से 8 छोटे 8 यानी समान त्रिज्या के, यानी जो 8 गोले हैं वो समान त्रिज्या के हैं। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो 8 गोले हैं उनका आकार प्रत्येक का क्या है समान। तो इसका मतलब एक बड़े गोले से 8 छोटे गोले बनाए जाते हैं, समान गोले बनाए जाते हैं। तो आप यूं बताइए कि जो एक समान गोले बनेंगे उसमें से आप किसी भी एक गोले की आप क्या बताइए त्रिज्या का मान बताइए, क्योंकि प्रत्येक गोले की त्रिज्या वहां क्या रहने वाली है समान रहने वाली है। तो देखिए बड़े गोले का आयतन निकालो। बड़े गोले का आयतन क्या रहेगा, यानी 4/3 पाई r क्यूब, यानी 10 सेंटीमीटर है, 10 की क्यूब करेंगे बोलो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा साहब, बराबर। ठीक है, यहां देखिए गोले कितने बनाए जा रहे हैं 8, यानी संख्या कितनी है 8। तो एक गोले का आप क्या करें, एक गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब क्या कर देता हूं मैं कैपिटल R लिख देता हूं, चाहे स्मॉल लिख दो चाहे कैपिटल लिख दो, अपने को इस r का मान चाहिए भाई साहब। आपसे पूछा जा रहा है क्या त्रिज्या, लेकिन मैं यहाँ पे व्यास करने वाला था, वहां पे व्यास करने वाला था, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से त्रिज्या कर दिया, व्यास कर देता आपका आंसर 10 सेंटीमीटर आ जाता, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या की बात करेंगे आपका 5 सेंटीमीटर मान आएगा। चलो पहले सोल्व करते हैं। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट। जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप पाई का मान रखते हैं 22/7 कोई बात नहीं है, लेकिन आप पहले ही कैंसिल आउट ना करें। जो भाषा आपको सीधी भाषा दी हुई है उसको आप गणितीय भाषा में कन्वर्ट करें,
यानी इस तरीके से जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी थोड़ी। देखिए यहाँ 1000 है, ये लीजिए साहब 1000 बटे में क्या आ जाएगा 8, यहाँ बोलो क्या आ गया आर क्यूब। आपको किसका मान चाहिए आर का। चलो मैं पहले इसको सोल्व करता हूँ। एक बार चला गया 10 के अंदर भाग दिया, बोलो कितना बच गया 2, आगे एक 0 है 20 हो गया, 8 2 16, 4 बचा 40, 5 हो गया, यानी आर क्यूब बराबर आपका कितना आ गया 125। अब आप जानते हैं कि आर का मान जब आप निकालेंगे आपका मान कितना आ जाएगा मेरे साथियों 5 आ जाएगा। ठीक है, आपका मान कितना निकल कर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर आपके 5 सेंटीमीटर ऑप्शन में नहीं दिया गया। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक ये हुई कि मैंने ये पूछा था कि गोले का व्यास कितना होगा। तो व्यास यदि आपसे पूछा जाता, आपका जो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन जो राइट क्लिक था वो 10 सेंटीमीटर हो रहा था, लेकिन यहाँ यदि गोले का व्यास आपसे पूछा जाता तो बोलो कितना हो जाता 10 सेंटीमीटर। लेकिन यदि त्रिज्या पूछी जा रही तो आपके इन चारों ऑप्शन में नहीं है, वो आपका 5 सेंटीमीटर रहने वाला है। ठीक है, तो ये जिस विद्यार्थी का गलत हुआ है, जिसने 5 सेंटीमीटर निकाला है, वो एक क्वेश्चन प्लस में अपना ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 18 की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, यानी मिल्क और बोलो क्या हो गया वाटर। दूध और पानी का अनुपात कितना है 2:1 दे रखा है, टोटल कितना है 60 है। इसका मतलब 2 और 1 बोलो कितने हो गए 3, 3 बराबर कितना आ गया 60, तो 1 बराबर कितना आएगा 20 आएगा। इसका मतलब ये 20 इंटू 2 40 है, और ये बोलो 20 इंटू 1 20 है। वाटर कितना 20, मिल्क कितना 40। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि यह अनुपात कितना हो जाए 1:2 हो जाए, 1:2। इसका मतलब ये मान कितना 1 के बराबर 40, तो 2 के बराबर कितना होना चाहिए यहां प्यारे साथियों कितना 80 आना चाहिए। तो 80 कब आएगा जब आप इसमें 60 लीटर मिला देंगे, तो आपको कितना पानी और मिलाना पड़ेगा 60 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। आपका राइट आंसर रहेगा 18 के अंदर 4 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा करते हैं। देखिए जब 5 सिक्के उछाले जाते हैं तो एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड आने की प्रायिकता, तो एक हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 5C1 बटे टोटल कितनी हो जाएगी 2 की पावर 5। तो बोलो आपका मान कितना 5C1 का मान 5 आता है, 2 की पावर 5 का मान बोलो कितना होता है 32। आपका राइट आंसर क्या रहेगा 5/32, जो आपके 1 नंबर ऑप्शन में बोलो क्या है 19 के अंदर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, आइए साहब 20 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि यदि x तथा 1/x का माध्य m है, माध्य यानी एवरेज, तो x³ तथा 1/x³ का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्यारे साथियों, इसका मतलब x प्लस 1/x, इसका माध्य 2 हो जाएगा, बटे 2 कर दूं संख्या, बराबर क्या आ गया m। इसका मतलब x प्लस 1/x बराबर आपका मान क्या आएगा 2m आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 2m। अब देखिए प्यारे साथियों, आपको मान किसका चाहिए x³ तथा 1/x³ का माध्य, यानी x³ प्लस 1/x³ और इसका बटे 2, ये मान चाहिए आपको। तो आप जब आप यहां देखते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि यहां कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा क्यूब करना पड़ेगा। तो देखिए यहां आपका मान क्या आया, यहां आपका मान आया x प्लस 1/x बराबर 2m, ये आपका मान आ गया। मैं क्या करता हूं दोनों तरफ क्यूब करता हूं, तो बोलो क्या है x³ प्लस 1/x³। अब जब आप a प्लस बी की क्यूब करते हो ना, देखो a प्लस बी की क्यूब, तो आपका आता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², या फिर आप इसको यहां तक ऐसे लिख सकते हैं 3ab और a प्लस b, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी a³ प्लस b³, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन लेना। तो मैंने क्या किया x³ प्लस 1/x³ कर दिया, यानी a³ प्लस b³ कर दिया, प्लस 3, a का मान कितना x, b का मान कितना 1/x कर दिया, और a प्लस बी यानी x प्लस 1/x बराबर इसका भी करूंगा तो 2m की क्यूब करूंगा, तो बोलो 8m³ आ जाएगा, 8m³ आ जाएगा। अब देखो साहब यहां से देखो x³ प्लस 1/x³, या फिर आप इस तरीके से देखिए, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मान कितना है 2m है, तो 3 और यहां बोलो ब्रैकेट में 2m बराबर 8m³ x³ प्लस 1/x³ बराबर ये आपका 8m³ है, ये इधर जाएगा, बोलो क्या हो गया 6m। ये आपने इसका मान निकाल दिया किसका x² प्लस 1/x³ प्लस 1/x³ का, जबकि आपको तो इसका माध्य चाहिए, तो इसका मतलब इसमें भी 2 का भाग दे दो और इसमें भी 2 का भाग दे दो, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा और आगे ना, तो ये आ जाएगा आपका 4m³
क्यूब माइनस बोलो क्या आ जाएगा 3n। 2 का भाग 8 में भी दे दिया, 6 में भी दे दिया। ये आपका ऑप्शन है। यदि आप m कहीं कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 4m² माइनस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो आपके 2 नंबर ऑप्शन में है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 20 के अंदर आपका 2 रहेगा। बोलो क्या रहेगा, 20 के अंदर 2 रहेगा साहब। आगे बढ़ता हूं, आइए देखिए, यदि कोई साथी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहता है अभी भी, तो डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और यहाँ पे आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जाती है। पात्रता परीक्षा के बाद भी अपन कोई नई नई टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, निःशुल्क लेके आएंगे, यानी अपन गणित विषय की निःशुल्क टेस्ट सीरीज आपको आगे भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। साप्ताहिक रख लेंगे, बाद में अपन अल्टरनेट रख लेंगे, बाद में अपन कंटिन्यू रख लेंगे। जैसे जैसे पास में आएगी आपकी तैयारी को 100% तैयारी आपकी करवा दी जाएगी। और यदि कोई विद्यार्थी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो आपको एप्लीकेशन के अंदर स्टोर में आपको रीट लेवल 2, रीट लेवल 1 और गणित फाउंडेशन कोर्स भी यहाँ पे आपको मिलता है। यदि इसके अलावा आपको जानकारी लेनी है 9812398103 981033 के ऊपर आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। और क्लास से संबंधित जो भी अपने यूट्यूब के ऊपर क्लास होती है उससे संबंधित यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा टेलीग्राम भी ज्वाइन करें, आप फेसबुक पेज भी ज्वाइन करें, क्योंकि आपको भांति भांति के क्वेश्चन वगैरह, कभी कोई नोट्स की आपको फोटो वगैरह वहां अपने टेलीग्राम में और फेसबुक पेज पे डाल दी जाती है, तो आप वो भी फॉलो करें। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। मैं पानी पी लेता हूं, आप इतने तक क्वेश्चन नंबर 21 पढ़े। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका ये कहता है कि एनसीएफ 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति, गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। यानी गणित की लंबी आकृति क्या संकेत करती है, ये नहीं है कि कोई लंबे लंबे खेल हो, इस तरीके से नहीं साहब। तो यहाँ पे जो गणित की लंबी आकृति होती है वो यानी एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट को बनाना, यानी कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट से जोड़ते हुए एक आकृति, यानी आप यूं समझे कि कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट से जोड़ते हुए यानी एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट को बनाना। तो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, ये एनसीएफ में उल्लेखित है। गणित की लंबी आकृति का संकेत क्या है, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। आगे बढ़ता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणितीय भाषा का स्वरूप है। यदि मैं गणितीय भाषा के स्वरूप की बात करूं तो यहां गुणा भी होगा, घटाव भी होगा, जोड़ भी होगा, यानी गणितीय भाषा के स्वरूप में सारे के सारे आएंगे। तो आपका 22 नंबर के अंदर 4 नंबर का ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 की चर्चा करता है कि उपचारात्मक शिक्षण, यानी ये आपसे कह रहा है कि जो रेमेडियल टीचिंग होता है, जो रेमेडियल टीचिंग की बात कर रहा है कि रेमेडियल टीचिंग का उपयोग किया जाता है, रेमेडियल टीचिंग का उपयोग कब किया जाता है या फिर किस तरीके से किया जाता है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ये कह रहा है कि उपलब्धि परीक्षण के बाद में नहीं साहब, निदानात्मक परीक्षण से पहले नहीं, यानी उपचारात्मक शिक्षण तो निदानात्मक परीक्षण के बाद किया जाता है। पहले क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, उसके बाद क्या होता है रेमेडियल टीचिंग, तो निदानात्मक परीक्षण के बाद किया जाता है। किसके बाद, निदानात्मक परीक्षण के बाद। यदि मैं आपको ये कहूं कि जो रेमेडियल टीचिंग है, उपचारात्मक शिक्षण, इसका आधार क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका आधार क्या होता है, इसका आधार डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, क्योंकि आधार वो होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है, यानी वो किसका, यानी जो उपचारात्मक शिक्षण है इसका बेस क्या रहेगा, इन उपचारात्मक शिक्षण किस आधार पे किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण ये थोड़ी है कि किसी को पकड़ लिया या फिर आपको कोई डॉक्टर ऐसे थोड़ी करता है कि आपको पकड़ लिया और इंजेक्शन लगा दिया, नहीं साहब ऐसे होता ही नहीं है। कैसे होगा, क्योंकि आप वो जानेगा, डॉक्टर ये जानेगा कि इस विद्यार्थी के या फिर इस अपने जो पेशेंट है इसके प्रॉब्लम क्या है, तो वो किससे पता चलेगा, वो निदानात्मक परीक्षण से पता चलेगा। उसके बाद क्या होगा, रेमेडियल टीचिंग होगा। तो यानी निदानात्मक परीक्षण के बाद क्या किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक रूप से कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन होता है। तो जो अपनी सहकारिता आधारित होती है वो अपनी कौन सी विधि होती है, प्रायोजना विधि होती है, जिसका औपचारिक रूप से यानी कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना क्या होता है, कठिन होता है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि गणित सही मायनों में क्या है, यानी गणित सही मायनों में बात करें तो गणित सही मायनों में क्या होता है, अमूर्त विज्ञान होता है, यानी आपका क्या रहेगा, अमूर्त विज्ञान। तो 25 के अंदर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर का हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 26 की चर्चा करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपका ये कहता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है। उत्तम परीक्षण यानी एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं, तो मैं अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि एक अच्छे मूल्यांकन की बात करें या उत्तम परीक्षण की बात करें
तो उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? वस्तुनिष्ठता होती है, ऑब्जेक्टिविटी भी होती है, विश्वसनीयता रिलायबिलिटी भी होती है, और विभेदकारिता यानी डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। और यहाँ पे यदि मैं योजना की बात करूं तो यह योजना क्या है? एक उत्तम परीक्षण या एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 3 नंबर। यानी इसके अलावा भी उत्तम परीक्षण की विशेषताओं की बात करें तो कॉम्प्रेहेंसिव यानी व्यापकता वगैरह भी होती है और निदानात्मकता भी होती है इसके अंदर। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह परीक्षण क्या कहलाता है? वह परीक्षण क्या कहलाता है? वैध कहलाता है। क्या कहलाता है? वैध, वैलिड। कैसे कहलाता है? कि मान लीजिए आप जैसे सीधी भाषा में समझें तो आपके मोबाइल के यदि मैं पासवर्ड की बात करूं तो आपके मोबाइल के पासवर्ड हैं जैसे 1@542, 1@542 आपने क्या कर दिए? पासवर्ड लगा दिए। अब देखो वो एक ऐसा परीक्षण, अब यहाँ पे यदि आप परीक्षण करेंगे, यदि आप दूसरे पासवर्ड लगाएंगे तो वो क्या बोलेगा कि इनवैलिड पासवर्ड, यानी जो पासवर्ड जिसके लिए बने हैं उसी जगह अप्लाई करना, तो वो बोलो क्या होता है? वैध होता है। जैसे आपने कक्षा 6 के लिए टेस्ट तैयार किया, आपने कक्षा 6 के लिए टेस्ट तैयार करके दे दिया और एक दिन किसी दूसरे टीचर को कह दिया कि आप टेस्ट ले लेना। वो टीचर क्या करता है? यदि वो कक्षा 6 के बालकों का टेस्ट लेता है, कक्षा 6 के लिए टेस्ट बनाया हुआ है और कक्षा 6 के ही क्या है, आप एक दिन एब्सेंट हो गए स्कूल में, आपने कहा कोई बात नहीं, आप बच्चों का टेस्ट ले लेना, कक्षा 6 के लिए बनाया हुआ है। यदि वो टीचर कक्षा 6 के अंदर ही जाके बच्चों का टेस्ट लेता है, वो टेस्ट जो आपने बनाया है, तो इसका मतलब वो वैध है। मान लीजिए वो गलती से 5वीं क्लास के बच्चों को दे देता है, फिर 7वीं क्लास के जो 7वीं कक्षा के बच्चों को दे देता है, तो इसका मतलब वो परीक्षण क्या नहीं है? वैध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपने किसके लिए बनाया था? वो आपने कक्षा 6 के बच्चों के लिए बनाया था और कक्षा 6 के बच्चों से लिया जा रहा है, तब तो वैध है, अन्यथा वो क्या नहीं रहेगा? वैध। तो जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया यदि वह उसकी पूर्ति करता है, आपने कक्षा 6 के बच्चों के लिए बनाया, यदि वो कक्षा 6 के बच्चों के लिए अप्लाई होता है तो परीक्षण क्या माना जाएगा? वैध माना जाएगा। आगे बढ़ता हूं, देखिए सीसी की बात करते हैं। सीसी प्रणाली में A1 ग्रेड की बात करते हैं तो A1 ग्रेड होती है 91 से 100, फिर आपके 81 से 90 क्या हो जाएगी? A2 हो जाएगी। और देखिए 91 से 100 आगे इस तरह से A1 A2 B1 B2, यानी 91 से 100 आपकी क्या रहेगी? A1 रहेगी, 81 से 90 A2 रहेगी, फिर आगे B1 B2 C1 C2 इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 की चर्चा करते हैं। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में क्या कर रहा है? कक्षा शिक्षण में किस किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? तो एक अध्यापक होता है वो कक्षा शिक्षण में किस किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? तो वो अध्यापक किसका करता है? संज्ञानात्मक का भी करता है, भावात्मक का भी करता है, और किसका करता है? क्रियात्मक का, यानी अफेक्टिव डोमेन का भी करता है। ठीक है, और संज्ञानात्मक यानी कोग्निटिव डोमेन का भी करता है, और साइकोमोटर डोमेन का भी वो क्या करता है? यानी उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। आज के इस टेस्ट यानी लेवल 2 के 19 नंबर टेस्ट की लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। विभिन्न गणितीय संप्रदायों में जब गणितीय संप्रदाय यानी जो मैथमेटिकल कंसेप्ट होते हैं, अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, उनकी यदि तुलना की जाए तो उनके तुलना के लिए श्रेष्ठ साधन क्या रहेगा? यदि आप उनकी तुलना कर रहे हैं, आप इस तरीके से चार्ट करके बताएं। किस तरीके से चार्ट? जैसे मैं बात करूं कि आप एक बार किसको बता रहे हैं? वर्ग को बता रहे हैं, एक तरफ आप आयत को बता रहे हैं, यानी स्क्वायर को बता रहे हैं, और आप एक तरफ रेक्टेंगल को बता रहे हैं, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे? आप चार्ट के माध्यम से करेंगे। किसके? चार्ट के माध्यम से। ये आपका क्या होता है? गिनती का होता है। ये आपका चित्रपट हो गया। और जियो बोर्ड की यदि बात करूं तो जो भी ज्योमेट्री आकृति दी जाती है वो किसके ऊपर आधारित है? जियो बोर्ड के ऊपर। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या रहेगा? चार्ट रहेगा, यानी ग्राफ। क्या रहेगा? ग्राफ, या फिर मैं इसको बोलूं तो मानचित्र। ठीक है, तो आपका 30 के अंदर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से फिर भी मैंने ये सोचा कि परीक्षा का समय है तो अपने को रिकॉर्डेड क्लास डाल देनी चाहिए। अब जो कल अपनी लाइव क्लास रहेगी वो अपनी रहेगी रीट लेवल 1 की कल क्लास रहेगी। और टेस्ट नंबर रीट लेवल 1 का कौन सा रहेगा? 19 नंबर टेस्ट रहेगा। बोलो क्या रहेगा प्यारे साथियों? 19 नंबर टेस्ट रहेगा। यानी ये जो 19 नंबर टेस्ट रहेगा वो कब रहेगा? आपका 17 जुलाई को। बोलो कब रहेगा? 17 जुलाई को रीट लेवल 1 का 19 नंबर टेस्ट रहेगा। फिर 18 जुलाई को आपका रीट लेवल 2 का टेस्ट नंबर 20 रहेगा, और फिर 19 जुलाई को आपका रीट लेवल 1 का 20 नंबर टेस्ट रहेगा। आप सभी विद्यार्थियों से मेरी गुजारिश है कि आप रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 का जब 20-20 नंबर का टेस्ट हो तो आप सभी साथी, ज़्यादा से ज़्यादा साथी लोग लाइव जुड़े। और ये आपके लिए मैंने निःशुल्क किया था, और आप यदि बहुत अच्छे खासे तरीके से लाइव जुड़ते हैं
तो एक धनात्मक पुनर्बलन मिलता है कि आगे भी पात्रता परीक्षा के बाद भी इस तरीके से विद्यार्थी हित में कोई ना कोई निःशुल्क टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जाए। और जो भी नए विद्यार्थी हैं तो आपको बार बार बोलना ना पड़े, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बार बार यूं नहीं बोलता हूं क्योंकि अपने पास कम समय होता है, समय को ऐसे ही जाया नहीं करते। तो आप थोड़ा सा समझ लिया करो। यदि आप नए जुड़े हैं, आपको कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ जुड़ने से हमारे फायदा होता है, तो आपको अवश्य इस चैनल से जुड़ना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, टेलीग्राम से जुड़ना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं साहब हमारे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, तो आप अनावश्यक मत करें, चाहे कोई बात नहीं है। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं कल अपन लाइव क्लास के माध्यम से 17 जुलाई यानी कल को रीट लेवल 1 को टेस्ट नंबर 19 की चर्चा करते हैं कल, और आपका टेस्ट डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम के अंदर सूचना मिल जाती है। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।